पाया वो गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं है वो ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं कौशल सिंह एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने भूगोल की एक और क्लास। अपने कक्षा 12वीं एनसीईआरटी में 3 चैप्टरों की बात कर चुके हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पहली बुक चल रही है। अब हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाकलाप। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप। उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हम जानते हैं क्या हमने इससे पहले वाले पाठ में बात की थी मानव विकास की। और मानव विकास में हमने उपागम पढ़े थे, 4 उपागम, और उसमें एक उपागम हमने पढ़ा था आय उपागम, कि आय मानव की प्राचीन और प्रमुख उपागम रहा है। प्राचीन काल से ही प्रमुख उपागम रहा है। हमने पहले आय उपागम के अंदर इसकी बात कर ली थी मानव विकास वाले चैप्टर में। तो आज हम बात करते हैं कि मानव प्रकृति के ऊपर वे कौन सी क्रियाएं करता है जिससे मानव को आय की प्राप्ति होती है, और क्रियाएं करने से जब आय की प्राप्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं। तो वे समस्त क्रियाकलाप जिनको करने से मानव को आय की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। वो कोई भी क्रियाकलाप हो जिससे मानव को धन की, इकोनॉमी की प्राप्ति होती है, वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाकलाप। अब इस आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। पहला है प्राथमिक क्रिया, दूसरा है द्वितीयक क्रिया, तीसरा है तृतीयक क्रिया, और चौथा है चतुर्थ क्रिया। आज हम जिन क्रियाकलाप की बात करेंगे वो प्राथमिक क्रियाकलाप की बात करें। एक बार यहां से देख लेते हैं, और यहां से आप नोट्स भी बना लीजिए साथ साथ। पहला पॉइंट आप लिख लें, आर्थिक क्रिया या आर्थिक क्रियाकलाप। मानव के भी समस्त क्रियाकलाप जिनको करने से मानव को आय की प्राप्ति होती है या मानव को धन की प्राप्ति होती है वो कहलाती है आर्थिक क्रिया। ठीक है, इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, चौथा चतुर्थ। आगे आने वाले 3 चैप्टरों तक हम इन्हीं क्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले। आज इस चैप्टर की हम बात करेंगे, या आज इस पॉइंट की हम बात करेंगे, वो प्राथमिक क्रिया से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट है प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रिया वे क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हो, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है। वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे कृषि, पशुपालन, भोजन, भोजन संग्रहण, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन क्रियाएं, ये सभी जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, हम चलते हैं हमारे अतीत में, आदिकाल। आदिकाल में मानव की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि आय उसकी प्रमुख जरूरत नहीं थी। आदि मानव की आय प्रमुख जरूरत नहीं थी। आदि मानव की एक ही जरूरत थी, भोजन। आदि मानव का पेट भर जाना चाहिए, उसके बाद में उसे आय से कोई मतलब नहीं। अब अगर हम बात करें कि आदिम कालीन मानव द्वारा ज्ञात प्राथमिक क्रियाएं कौन सी है। ठीक है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि आदिम कालीन मानव द्वारा ज्ञात प्राथमिक क्रियाएं कौन सी है। तो इसमें पहली क्रियाएं जो पता की गई है वो आखेट, और आखेट का मतलब होता है शिकार करना। और शिकार कोई भी मानव मजे के लिए नहीं करता है। शिकार करता है किसके लिए? शिकार करता है उस जानवर को मार के अपना पेट भरने के लिए शिकार करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भोजन संग्रह। मान लीजिए आदि मानव को किसी वक्त शिकार नहीं मिला, अड़ा रहा शिकार के लिए और शिकार आया ही नहीं,
तो एक भोजन संग्रहण की विधि भी वो अपनाता था, जिसमें ऐसा भोजन वो संग्रहित करता था जो उसे शिकार ना मिलने पर उसका उपयोग कर सके और जो ज्यादा समय तक चल सके। जैसे कंदमूल वगैरह है, वो अपनी जरूरत के लिए वो इकट्ठी करता था। तो ये भी किस क्रिया में आती थी? प्राचीन काल में, आदि काल में ये क्रियाएं भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर आती। आगे जैसे जैसे मानव बढ़ा तो उसने कृषि करना सीखा, और कृषि भी सिर्फ इसीलिए उसने करना सीखा ताकि उसका पेट भरा जा सके। ठीक है, सबसे पहले आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे कि कैसे उसने झूमिंग कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, वो करना शुरू किया था पेट भरने के लिए। कितना कितना पेड़ों को वो काटते थे, इसी में हम सारी चर्चा करने वाले इसी चैप्टर के अंदर। तो आदिमकालीन मानव द्वारा प्राथमिक क्रियाएं कौन सी थी? ज्ञात प्राथमिक क्रियाएं कौन सी थी? एक तो थी आखेट, एक दूसरी थी भोजन संग्रहण की। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राथमिक क्रिया के प्रमुख क्षेत्र, यानी वे क्षेत्र जहां पर ये प्राथमिक क्रियाएं की जाती। आज के समय में जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो सब की जाती। अब सबसे पहला पॉइंट अपना आता है चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। चलवासी पशुचारण के बारे में भी हम विस्तार से इसी पाठ के अंदर बात करेंगे। चलवासी पशुचारण के बारे में समझेंगे, चलवासी पशुचारण क्या है, कौन सा समुदाय चलवासी पशुचारण करता है या वो ऋतु प्रवास करता है, सारी चीजें हम चलवासी पशुचारण के इसी चैप्टर के अंदर बात करेंगे। पहले वो क्षेत्र जान लेते हैं, विश्व में ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां चलवासी पशुचारण आज के समय भी होता है लेकिन कम होता है, उसकी बात करेंगे कि कम क्यों हो गया वर्तमान में। चलिए, चलवासी पशुचारण उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग, यूरोप महाद्वीप, एशिया, टुंड्रा प्रदेश यानी ठंडे प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेशों की बात की गई है, और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, ये वाले क्षेत्र है जहां पर चलवासी पशुचारण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है वाणिज्य पशुपालन। पशुपालन, ठीक है, अब वाणिज्य पशुपालन है ये दुनिया की ज्यादा करके विकसित देश करते हैं। तो इसके अंदर देखिए न्यूजीलैंड आ गया एक, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका में अपना अर्जेंटीना आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तीसरे पॉइंट की, आदिम काल बात करें, तीसरे पॉइंट आदिमकालीन निर्वाह कृषि। तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है? अफ्रीका में आदिमकालीन निर्वाह कृषि की जाती है, दक्षिणी मध्य अमेरिका में की जाती है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में आदिमकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, एग्जाम के अंदर जो मानचित्र आता है 2 नंबर का पड़े, उस मानचित्र के अंदर ऐसे पूछ लेता है कि बताइए चलवासी पशुचारण किन प्रदेशों में होता है, वाणिज्य पशुपालन कहाँ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट आदिमकालीन निर्वाह कृषि की, और उसके बाद में चौथे पॉइंट की तरफ बढ़े विस्तृत वाणिज्य कृषि। तो ये विस्तृत वाणिज्य कृषि यूरेशिया, और यूरेशिया शब्द मैंने यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों के लिए प्रयुक्त किया है। तो यूरेशिया के कुछ भागों में ये की जाती है। यहाँ स्टेपीज एक घास का मैदान है, स्टेपीज। ठीक है, यूरेशिया में स्टेपीज घास का मैदान है, उसकी बात की गई है। उत्तरी अमेरिका के पैरीज, ये घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका के अंदर पैरीज घास का मैदान है। अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है। दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस, ध्यान में रखना, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक घास का मैदान। तो यहाँ इन क्षेत्रों में विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती है। अब यहाँ से हमें 2 लाभ हुए, क्या हमें पता चल गया विस्तृत वाणिज्य कृषि किन किन क्षेत्रों में की जाती है, विश्व के किन भागों में की जाती है। दूसरा हमें पता चल गया कि विश्व में ये जो स्थान है, इन स्थानों में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। एक बार पुनः देख लीजिएगा, यूरेशिया में स्टेपीज, ठीक है, नोटिस कीजिए, यूरेशिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में पेरीज, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है? अब जिन जिन चीजों के बारे में बात करें, जैसे चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुपालन, आदिमकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि,
डेयरी कृषि, हम इनकी जैसे जैसे बात करते जा रहे हैं इनको विस्तार से इसी चैप्टर के अंदर हम समझेंगे, क्योंकि ये सभी क्रियाएं संबंधित किससे है, प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। डेयरी कृषि उत्तरी पूर्वी यूरोप, डेयरी कृषि कहाँ की जाती है, उत्तरी पूर्वी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद में छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सहकारी कृषि। ये सहकारी कृषि की जाती है पश्चिमी यूरोप, डेनमार्क, ठीक है, जो ग्रीनलैंड में डेनमार्क है वो वाला, ठीक है। फिर है नीदरलैंड, फिर है स्वीडन, इटली। फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, मिश्रित कृषि कौन कौन से भागों में की जाती है, तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों में मिश्रित कृषि की जाती है। हर एक पॉइंट को हम विस्तार से पढ़ेंगे, कौन सी मिश्रित कृषि है, कौन सी सहकारी कृषि है, कौन सी डेयरी कृषि है, विस्तार से उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम क्षेत्रों को देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अब हमने महत्वपूर्ण जो चीजें हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर आज के समय में जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में किए जाते हैं उनकी हमने बात कर ली। अब हमने सबसे पहले पॉइंट की बात किसकी की थी, चलवासी पशुचारण की, तो इसके बारे में हम देख भी लेते हैं कि क्या होता है चलवासी पशुचारण। चलिए, यह अस्थायी चरवाहे होते हैं। चलवासी पशुचारण में चरवाहे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी व चारागाह की उपलब्धता के अनुसार प्रवास करते हैं। समझिए आप इस बात को। आज वर्तमान के समय में चलवासी पशुचारण इतना नहीं रहा, इतना प्रतिष्ठित नहीं रहा है, लेकिन पहले के टाइम में चलवासी पशुचारण होता था। इसमें क्या होते हैं, चरवाहे अपने पशुओं के साथ प्रवास करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जहां जो उपलब्धता नहीं होती है किस चीज की, जैसे मान लीजिए पानी की उपलब्धता नहीं या घास की उपलब्धता नहीं, तो ऐसे क्षेत्रों में चले जाते हैं ऋतुओं के अनुसार कि इस ऋतु में यहाँ अगर मैदानी भागों में घास नहीं है तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं अपने पशुओं के साथ, वही अपना रहना खाना सब कार्य वही करते हैं। चलवासी पशुचारण की हम बात करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अस्थायी रूप से रहते हैं अपने पशुओं के साथ, ठीक है। अपने पशुओं के साथ ये क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऋतु प्रवास की। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऋतु प्रवास कौन सा समुदाय करता है या ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले चलवासी पशुचारकों द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, चलवासी पशुचारकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऋतु प्रवास जब चलवासी पशुचारक जब अपने पशुओं के साथ ऋतु के अनुसार स्थान परिवर्तन करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भागों में और शीत ऋतु में पर्वतीय भागों में चले जाते हैं। याद रह जाएगा ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, कौन सा समुदाय करता है, ठीक है। चलवासी पशुचारकों द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। और ऋतु प्रवास में क्या होता है कि जो चलवासी पशुचारक है ये अपने पशुओं के साथ, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, अर्थात क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भागों से पर्वतीय भाग और शीत ऋतु में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों में आ जाते हैं। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 4 में प्राथमिक क्रियाकलाप का पहला पार्ट नंबर 1, फर्स्ट पहला पार्ट हो चुका है। 2 पार्ट में ये अपना चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। हमने प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात कर ली, ठीक है, कि कहाँ कहाँ ये क्रियाएं होती हैं, किन किन क्षेत्रों में, विश्व के किन किन स्थानों में ये क्रियाएं होती है। चलवासी पशुचारण के बारे में, ऋतु प्रवास के बारे में बात कर ली। अब हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे दूसरे पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।